राजा भर्तरी एपिसोड 14 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए जो कमेंट है उनका नाम है श्रीमान धीरेन्द्र पटेल और उनकी दादी खामी पटेल। वो दोनों लिखते हैं, गुरुजी मैं दादी पोता दोनों आपके वीडियोस देखते हैं और हमने आपके 1 से लेकर के 146 तक के सभी वीडियो देखे हैं, नल पुराण इतिहास के, और आपकी राजा भर्तरी की कहानी भी सुनता हूं। गुरुजी मैंने आपको कई बार कमेंट किए, लेकिन आपने मेरा नाम अभी तक अपने चैनल से प्रसारित नहीं किया है। आप मेरा नाम प्रसारित करने की कृपा करें। हम दोनों दादी पोता आपको प्रणाम करते हैं। तो देखिए श्रीमान धीरेन्द्र पटेल जी और आपकी आदरणीय दादी खामी पटेल जी दोनों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान राजा भर्तरी एपिसोड 13 से जोड़ता हूं। एपिसोड 13 में मैंने बताया था कि जब चंद्रचूड़ असफल होकर के वापस लौट जाता है तो गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचता है। गुरु गोरखनाथ चंद्रचूड़ से कहने लगे कि बेटे जैसे भी संभव हो तुम्हें राजा भर्तरी को सन्यासी का रूप धारण करा के मेरे पास लेकर के आना है, क्योंकि भर्तरी तो राज्य में आसक्त हो गए, रानी पिंगला के मोह में फंस गए, और यदि कुछ समय तक ऐसा रहा तो निश्चित ही राजा भर्तरी नरकगामी होंगे। जाओ पुत्र, विलंब ना करो। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय गुजरा और चंद्रचूड़ राजा भर्तरी को लेने के लिए आ जाते हैं उज्जैन नगरी में। उज्जैन नगरी में चंद्रचूड़ उस नगर में भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं महाराज भर्तरी को सन्यासी बनाऊं, कौन सा उपाय काम में लूं, ये विचार कर रहे हैं। तो चंद्रचूड़ के दिमाग में एक प्रश्न आया, एक विचार आया कि मुझे महाराज के दरबार में नौकरी करनी चाहिए। चंद्रचूड़ राजा भर्तरी के दरबार में पहुंचा और राजा भर्तरी से कहने लगा कि हे महाराज, मैं श्रावस्ती नगरी के राजा प्रद्युम्न सेन के यहां नौकरी करता हूं, परंतु महाराज ने मुझे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मुझे अपने यहां नौकरी देने की कृपा करें। महाराज भर्तरी बोले कि आप किसकी नौकरी कर सकते हैं? कि महाराज मैं घोड़ों की बहुत अच्छी देखभाल कर सकता हूं, मुझसे अच्छा कोई भी ऐसा नौकर नहीं होगा आपका जो घोड़ों की देखभाल करे। मैंने कई वर्षों तक अश्वपाल के पद पर काम किया है, मैं आपके यहां अश्वपाल बनकर के नौकरी करना चाहता हूं, आपके घोड़ों की देखभाल मैं करूंगा। महाराज भर्तरी सोचने लगे, कोई बात नहीं है, चलो मैं इसे अपने यहां नौकरी पर रख लेता हूं। महाराज भर्तरी ने चंद्रचूड़ को घोड़ों की सुरक्षा के लिए अश्वपाल के पद पर अपने यहां नौकरी पर रख लिया और चंद्रचूड़ से कह दिया कि हे अश्वपाल, तुम जाओ और जहां घोड़े हैं, जहां मेरा अस्तबल है, उस अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करो। तो चंद्रचूड़ अस्तबल में पहुंच जाते हैं और अस्तबल में घोड़ों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। घोड़ों को दाना पानी, उनकी बीमारी और देखभाल ये करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु किसी भी दिन चंद्रचूड़ का ऐसा मौका नहीं लगा कि वो राजा भर्तरी को राज्य के मोह से उनका ध्यान हटा दें, उनका ध्यान भंग कर दें। अब चंद्रचूड़ को नौकरी करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए, तो एक दिन चंद्रचूड़ मन में विचार करने लगा कि आज मुझे इस शहर का भ्रमण करना चाहिए। तो वो उज्जैन नगरी में घूमने के उद्देश्य से निकल जाते हैं। घूमते घूमते चंद्रचूड़ महाराज भर्तरी का एक बाग था,
फूलबाग। चंद्रचूड़ राजा भर्तरी के फूलबाग में आ जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए श्रोताओं, उधर से रानी पिंगला भी अपनी सहेलियों के साथ, गर्मी का वक्त था, हवा खाने के लिए उसी फूलबाग की तरफ चल देती हैं। कुछ सहेलियां उसके साथ थी। सहेलियों को लेकर के पिंगला उस फूलबाग में घूम रही है। चंद्रचूड़ देख रहा है कि पिंगला रानी आज इस फूलबाग में आ गई और आज मेरा मौका लग सकता है। मैं देखूंगा, पिंगला को अपने जाल में फंसाऊंगा और यदि पिंगला मेरे जाल में फंस गई तो फिर भर्तरी को संन्यास दिलाना बहुत आसान हो जाएगा। हे श्रोताओ, चंद्रचूड़ उस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और रानी पिंगला अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण करती हुई उसी दिशा में चली जाती है। और जब पिंगला की नजर चंद्रचूड़ पर गई तो पिंगला एकदम से सोच में पड़ जाती है कि ये व्यक्ति जो इसके नीचे बैठा हुआ है, इसको मैंने कहीं देखा है, और देखा है तो कहां देखा है। पिंगला का ध्यान एकदम से उस सन्यासी पर चला गया। पिंगला सोचने लगी कि ये वही सन्यासी है जिसने एक जादुई झोली मेरे महल के दरवाजे पर टांग दी थी और इसने वायदा किया था कि तुम्हारा पति भर्तरी इस झोली को लेकर के सन्यास धारण करेगा। और वो झोली आज भी दरवाजे के उसी खूंटी पर लटकी हुई है। पिंगला उसे देख करके घबरा जाती है। देखिए श्रोताओं, यहां राजा भर्तरी अपने नीति शतक में, राजा भर्तरी ने कई ग्रंथ लिखे, लेकिन उनका नीति शतक नामक जो ग्रंथ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजा भर्तरी लिखते हैं कि स्त्री जाति पर कई चीज प्रभावी होती हैं। यदि कोई पुरुष सुंदर है तो उसकी सुंदरता हावी होती है। सुंदर पुरुष देख करके स्त्री मोहित हो जाती है। यदि कोई पुरुष बात करने में चतुर है तो उसकी वाक्पटुता हावी हो जाती है। यदि कोई पुरुष ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उसकी शक्तिशाली का गुण है वो हावी हो जाता है। और यदि किसी स्त्री को कोई धमकी मिल जाए कि मैं तेरे पति को मार दूंगा, अन्यथा तुझे मेरे पास आना होगा, तो वो स्त्री उस धमकी को भी स्वीकार कर लेती है और उससे भी डर जाती है। तो पिंगला रानी पर उस सन्यासी की धमकी का प्रभाव हुआ कि इस जोगी ने, ये साधु है और इसने वो झोली टांगी थी, उस समय मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे पति को अवश्य सन्यासी बना दूंगा, और ये यहां से गया नहीं है, ये इसी राज्य में भटक रहा है और मौका मिलते ही ये मेरे पति को सन्यासी बना करके ले जाएगा, परंतु मैं इसका सन्यास भंग कर देती हूं। मैं भी इसे देखती हूं कि ये किस तरीके से मेरे पति को ले जाएगा। देखिए श्रोताओं, पिंगला तो अपना डर रही है और उधर चंद्रचूड़ अपना डर रहा है। चंद्रचूड़ तो ये सोच रहा है कि पिंगला को मैं मेरे जाल में फंसाऊंगा, परंतु इसके साथ जैसे माता से प्यार करते हैं, अपनी माता के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरीके से दिखावटी प्यार तो इससे पत्नी जैसा करूंगा, लेकिन आंतरिक प्यार माता के समान होगा। और उधर रानी पिंगला पतिव्रता थी, मन में सोचने लगी कि यदि मैंने इससे परपुरुष के समान प्रेम किया तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं इसे अपने जाल में फंसाऊंगी, लेकिन इस तरीके से नहीं। इसको ये आभास नहीं होगा कि मैं माता के समान व्यवहार कर रही हूं या इसकी प्रेमिका के समान। मैं दिखावटी व्यवहार तो इससे ऐसा करूंगी जैसे ये मेरा प्रेमी हो, परंतु मेरा आंतरिक व्यवहार इससे पुत्रवत होगा। ये सोच करके रानी पिंगला उसकी तरफ अपना जाल डाल देती है, उस पर अपना जादू चलाती है अपने नेत्रों का। और जैसे ही दोनों के नेत्र मिले तो चंद्रचूड़ मन में सोचने लगा कि ईश्वर ने सुन लिया, गुरु गोरखनाथ की कृपा हो गई और निश्चित ही पिंगला आज मेरे जाल में फंस जाएगी।
हे श्रोताओं, पिंगला उस वृक्ष के नीचे चली जाती है और चंद्रचूड़ से बातें करने लग गई। चंद्रचूड़ से कहने लगी कि तुम कौन हो और यहां क्या करते हो। चंद्रचूड़ कहने लगा, महारानी, मैं बहुत पहले सन्यासी था, परंतु अब मैं सन्यास का जो बाना है वो मैंने छोड़ दिया है और मैं यहां महाराज के यहां अश्वपाल के पद पर नौकरी करता हूं। महाराज भर्तरी के यहां राज्य सेवा दे रहा हूं। पिंगला के मन में निश्चित जच गई कि यह वही सन्यासी है और मेरे पति को ले जाने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। पिंगला कहने लगी, तुम देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, राजा भर्तरी से भी सुंदर हो। कभी हमारे महल की तरफ आओ, हम तुम्हें आमंत्रित करते हैं। चंद्रचूड़ कहने लगा, महारानी, यदि महाराज को इस बात की भनक भी लगी तो वो तुम्हें भी फांसी की सजा देगा और मुझे भी फांसी की सजा देगा। बताओ मैं तुम्हारे महल की तरफ कैसे आऊं। पिंगला कहने लगी कि देखिए चंद्रचूड़, जब मैं तुम्हें बुलवाऊं तभी तुम्हें मेरे महल में आना है। बिना मेरे बुलाए कभी भी महल के पास भी मत आ जाना, अन्यथा महाराज को इसका पता लग जाएगा और यदि महाराज को इसका पता लगा तो निश्चित मान लेना तुम्हारी और मेरी मृत्यु निश्चित है। देखिए श्रोताओं, पिंगला और चंद्रचूड़ का वह प्रेम संबंध जुड़ जाता है। चंद्रचूड़ अपना काम बनाने के लिए पिंगला पर आसक्त नहीं हुए थे, पिंगला को जाल में फंसाया और पिंगला अपना काम बनाने के लिए कि मुझे मेरे पति को इसके जाल में नहीं फंसने देना है, मैं इसे ही जाल में उलझा करके रखूंगी ताकि ये स्वयं सन्यास का बाना त्याग दे और यही मोह माया में लिपटा पड़ा रहे। इसलिए पिंगला ने उससे प्यार किया, दोनों का प्रेम हो गया, दोनों के वायदा हो जाते हैं मिलने के और दोनों छिप छिप करके आपस में मिलने लगे। धीरे धीरे और समय निकला। अब तो अश्वपाल और पिंगला एक दूसरे के नजदीक आ गए। पिंगला बार बार अश्वपाल से मिलती है और अश्वपाल बार बार पिंगला से मिलता है और दोनों को ऐसा आभास हो रहा है। अश्वपाल तो ये सोच रहा है कि मेरी ये माता है, मैं इसका सतीत्व भंग करने नहीं आया, केवल महाराज भर्तरी को गुमराह करने आया हूं कि महाराज भर्तरी मेरे षड्यंत्र में फंसे। और पिंगला ये सोच रही है कि मैं इससे प्रेम नहीं करती हूं, मैं केवल इसे अपने जाल में फंसा करके मोह माया में लिपटाए रखूंगी। तो ये सोच करके दोनों बार बार एक दूसरे से मिल रहे थे, चोरी छुपे मिलने लगे। देखिए श्रोताओं, एक दिन की बात है कि पिंगला रानी ने अश्वपाल को अपने महल में बुलवाया और जब कई वर्ष व्यतीत हो गए तो पिंगला रानी ने अश्वपाल से कहा कि तुम्हें आज मेरे महल में आना होगा। देखिए श्रोताओं, अश्वपाल पिंगला रानी के महल में पहुंच जाता है उसके बुलाने पर और पिंगला रानी और अश्वपाल दोनों एक कक्ष में बैठे हुए हैं और दोनों एक कक्ष में बैठे थे तो वहीं से महाराज भर्तरी के छोटे भाई विक्रम का निकलना हुआ। और जब विक्रम ने रात्रि के 11 बजे गश्त दे रहे थे विक्रम और महारानी के महल से आवाज आती हुई सुनी तो एकदम से विक्रम का ध्यान गया कि ये मेरे भाई भर्तरी की आवाज तो नहीं है, ये किसकी आवाज है। क्योंकि राजा भर्तरी के 2 रानियां थी, एक का नाम अनंग सेना था या श्यामा भी कहा गया है और दूसरी का नाम पिंगला था जो संकलद्वीप की राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर थी। हे श्रोताओं, राजा विक्रम ने भर्तरी का छोटा भाई था, उसने जाकर के देखा कि मैं देखता हूं इस कक्ष में कौन है। जैसे ही रानी पिंगला के कक्ष में प्रवेश किया तो वह अश्वपाल को देख करके विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। विक्रम नगिन तेग खींच लेता है, क्रोध से शरीर फटा जा रहा है, रक्त में उबाल आ गया और नगिन तेग लेकर के अश्वपाल से कहने लगा कि अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू
मेरी भाभी के कक्ष में कैसे आया? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? परंतु देखिए श्रोताओं, जब वो राजा भर्तरी के छोटे भाई विक्रम ने नगिन तेग लेकर के अश्वपाल पर आक्रमण करना चाहा, उसे मारना चाहा, तब तक तो पिंगला खड़ी हो जाती है और एकदम से भड़क गई और उससे विक्रम से कहने लगी और एकदम से भड़क गई तथा विक्रम से कहने लगी, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं मारने दूंगी। तू क्या जान रहा है ये अकेला है? ये अकेला नहीं है, ये मेरा प्रेमी है और मैं इसे तेरे हाथों से नहीं मरने दूंगी। कितना भी प्रयास कर ले, पहले मुझे मारना होगा। विक्रम के सामने जब पिंगला खड़ी हो गई मार्ग में, तो विक्रम का हाथ रुक जाता है। विक्रम विचार करने लगा कि यदि मैं पिंगला को काटता हूं तो मेरे भाई भर्तरी मुझे दंडित करेंगे इसके लिए। अब मैं क्या करूं? धर्म संकट में फंस गया और उस विवादित स्थिति में छीना झपटी हुई पिंगला की और विक्रम की, तो विक्रम के जो फेटा कटारी थे वो भी पिंगला ने छीन लिए। विक्रम उदास मन लिए हुए नगिन तेग को नीचा किए हुए तेग की धार कुंद हो गई और वापस लौट आता है और उधर अश्वपाल से पिंगला कह देती है कि अब तू निकल जा यहां से और जब तक तुझे मैं नहीं बुलाऊं तब तक तू मेरे महल के पास में भी मत आ जाना, अन्यथा मारा जाएगा, जीवित नहीं बचेगा। यदि महाराज को पता चला तो तेरे प्राण पखेरु जीवित नहीं बचेंगे और तू भी मरेगा और मैं भी मरूंगी। अब यहां से चला जा। अश्वपाल कहने लगा, महारानी अब तुम्हारा क्या होगा? ये विक्रम अवश्य अपने भाई से शिकायत करेगा। पिंगला कहने लगी, इसकी चिंता छोड़, मेरे साथ क्या होगा? तू केवल तेरी चिंता कर और जब तक तुझे मैं नहीं बुलाऊं जब तक महल में मत आ जाना। तुझे मैं बुलाऊंगी तब तू महल में आना, सुरक्षित रहेगा। देखिए श्रोताओं, रात्रि के ठीक 12 बजे पिंगला अश्वपाल को अपने महल से निकाल देती है और विक्रम बड़े परेशान स्थिति में सोचता हुआ सोच मग्न अपने कक्ष में चला जाता है। जब प्रातःकाल हुआ तो भर्तरी का दरबार लगा हुआ था। उस भर्तरी के दरबार में विक्रम पहुंच जाता है। विक्रम कहने लगा कि भैया आज मैं तुमसे एक शिकायत करने आया हूं। राजा भर्तरी बोला, विक्रम क्या बात है? कहो, ऐसी क्या शिकायत है जिसे तुम मुझसे करना चाहते हैं लेकिन शिकायत करते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, सुख चाह रहे हैं? वो क्या कारण है? कि महाराज कुछ कह नहीं सकता। मैं रात्रि को गश्त दे रहा था और गश्त देता हुआ जब मैं भाभी के महल के पास आया तो वहां मैं पराये पुरुष की आवाज सुनकर के महल के अंदर देखने गया तो वहां मैंने एक पराये पुरुष को भाभी से बात करते हुए देखा। राजा भर्तरी कहने लगा, विक्रम तू क्या कह रहा है? पिंगला पतिव्रता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो केवल मुझे चाहती है। कि नहीं महाराज, तुम जो सोच रहे हो तुम्हारे साथ धोखा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पिंगला पतिव्रता हो, मैंने मेरी आंखों से देखा है, वो झूठा नहीं हो सकता। जब विक्रम ने यह शिकायत भर्तरी से की तो देखिए श्रोताओं, भर्तरी भी नगिन तेग लेकर के क्रोधित होकर के महारानी पिंगला के महलों की तरफ चल देता है। अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।